हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज आशीष चार्ल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर न्यू टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक टॉपिक से लेकर के इस पूरी थर्मोडायनेमिक्स की क्लास को पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में तो हम पार्ट 1 पे बात करेंगे, लेकिन बाद में और वीडियोस आती रहेंगी। अभी देखते हैं हम कहाँ तक इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहाँ तक डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसमें हम 11th और बीएससी एमएससी और लेक्चरर एलटी वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह भी सारे कवर हो जाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आओ सीखें। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम थर्म दो टर्म से बनाए, ये थर्म और डायनेमिक्स। थर्म मींस होता है हीट, तो हीट को लेकर के जो चेंजेस आते हैं किसी भी सिस्टम में उसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। मतलब इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील अबाउट द चेंज ऑफ हीट और एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। तो एनर्जी चेंजेस की स्टडी को थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्टरी या डेफिनेशन पार्ट हो गया। इसके बाद इसकी कहानी शुरू होती है पहले टॉपिक सिस्टम से। सिस्टम क्या है? इन्वायरमेंट से अलग वो हिस्सा जहां कुछ प्रोसेस होती है उसे सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारा ये क्लासरूम है, तो हमने इन्वायरमेंट से अलग 4 दीवारें लगा करके इसे पूरे इन्वायरमेंट से अलग कर दिया और यहाँ टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस चलती है। तो ये हमारा रूम एक सिस्टम हो गया। और इस सिस्टम में अगर हम लेबोरेटरी का एग्जांपल लेके केमिस्ट्री में एग्जांपल लें, तो हमारी जो पूरी लैब है वो पूरा एक एनवायरनमेंट हो गया। एनवायरनमेंट से अलग वो मेरा वो बीकर जहां कुछ प्रोसेस होती है, उस बीकर को हम क्या कह सकते हैं? सिस्टम कह सकते हैं। तो सिस्टम एनवायरनमेंट से अलग वो हिस्सा होता है जहां कुछ प्रोसेस होती है या हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की। तो हम सिस्टम के 3 टाइप्स के बारे में आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो सिस्टम मेनली 3 टाइप के चलते हैं आपके: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। आसान भाषा में समझते हैं, जैसे अगर हमने कोई खुला बर्तन लिया और खुले बर्तन में हमने सपोज ओपन यूटेंसिल्स में कुछ पानी वानी गर्म कर रहे हैं, तो एक ऐसा सिस्टम आपको पता होगा कि अगर बहुत पानी देर तक गर्म करते रहेंगे तो उसमें हीट तो इन्वायरमेंट से बाहर निकलेगी ही निकलेगी, और अंदर का जो मटेरियल है यानी कि जो पानी है वो भी इन्वायरमेंट से क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। या दूध गर्म करो तो पतीला बिल्कुल खाली हो जाता है, तो एनवायरनमेंट में सब उड़ जाता है। तो ऐसा सिस्टम खुला हो, जो नाम से क्लियर है ओपन हो, और जिसमें हीट और मैटर इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाती हैं, ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। फिर बारी आती है क्लोज सिस्टम की। नाम से क्लियर है कि क्लोज होगा। क्लोज सिस्टम उसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें इन्वायरमेंट से हीट तो इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन अंदर का जो मैटर या मटेरियल उसके अंदर भरा हुआ है वो उस सिस्टम के अंदर ही रहता है। जैसे प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो सीटी से हीट तो रिलीज हो जाती है, लेकिन अंदर का दाल भात अंदर ही रहता है। वो आपका क्लोज सिस्टम कहलाता है। तीसरा है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम इन्वायरमेंट से अलग वो हिस्सा या वो सिस्टम जिसमें हीट और मैटर, इन हीट तो एक्सचेंज हो रही थी क्लोज में लेकिन मैटर नहीं हो रहा था, लेकिन आइसोलेटेड में हीट और मैटर दोनों ही इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज नहीं हो पाती, उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो हीट और मटेरियल कोई भी इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल में थर्मस को एग्जांपल माना जाता है, क्योंकि थर्मस में अगर चाय गर्म रहती है तो गर्म ही रहती है, ठंडा वाला रहता है तो ठंडा ही रहता है। लेकिन हमारी जनरेशन के लोग आज तक ऐसा सिस्टम तैयार नहीं कर पाए हैं जो 100% आइसोलेटेड हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 1 साल बाद भी चाय पीते तो हमें चाय गर्म ही मिलती, पर नहीं मिलती है क्योंकि हम ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम प्योरली बना नहीं पाते। कुछ ना कुछ हीट का एक्सचेंज हो ही जाता है, पर फिर भी थर्मस को आइसोलेटेड की कैटेगरी में मान लिया जाता है। तो आपका हो गया ये आपका सिस्टम, सिस्टम के टाइप्स। फिर आती है आपके बारे में थर्मोडायनेमिक, नया टॉपिक, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। अब ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स क्या होते हैं उसे समझते हैं, क्योंकि एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और थ्योरेटिकल चीजों को मैथमेटिकली प्रेजेंटेशन में लिखना होता है। तो जब भी हम कॉपी में किसी चीज को मैथमेटिकल रूप को, मतलब थ्योरेटिकल चीज को किताबों में कॉपी में लेके आएंगे तो बिना नोटेशन के नहीं ला सकते, कुछ ना कुछ नोटेशन हमको चाहिए होते हैं। जैसे कॉपी में लिखा हुआ APPLE से हमें समझ में आता है लाल रंग का कुछ मीठा मीठा आइटम है, तो एप्पल के बारे में हमें पता चल जाता है, जबकि वहां पे कोई सेब का स्ट्रक्चर भी नहीं बना, पर हम कुछ नोटेशंस की मदद से एप्पल को एक कॉपी में प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो बेसिकली इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स
ऐसे मैथमेटिकल टर्म या ऐसे अल्फाबेटिकल टर्म्स होते हैं जिन्हें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए, मैथमेटिकल रूप से डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो वो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कौन से चलते हैं? एंथैल्पी, प्रेशर, गिब्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी। और एक और है वर्क फंक्शन। एंथैल्पी, प्रेशर, गिब्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, वर्क फंक्शन, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी। इंटरनल एनर्जी को कैपिटल ई से भी डिनोट कर लेते हैं, याद रखने के लिए कि पैरामीटर को कैसे याद रखा जाए। है पापा गुस्सा तो अम्मा भी ऊंचा सुनेंगी। है पापा गुस्सा तो अम्मा भी ऊंचा सुनेंगी। इस तरीके से थर्मोडायनेमिक पैरामीटर को ध्यान भी रखा जा सकता है। बाकी मैंने इन टर्म्स के मतलब बता दिए आपको। फिर इसी से रिलेटेड एक जो थर्मोडायनेमिक में आपकी जो प्रोसेस चलती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हम उन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पहला चलता है जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल नाम से क्लियर है, आइसो मतलब सेम होता है, थर्म मतलब हीट होता है, हीट मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है। ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। dt इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? जैसे पहले टेम्परेचर T1 था, बाद में T2 आया, T2 माइनस T1 किया तो जीरो आया। इसका मतलब T1 और T2 सेम थे, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। इसी तरीके से दूसरा आता है आपका आइसोथर्मल के बाद आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तीसरा है आपका जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। चौथा चलता है जैसे आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हीट या क्यू, हीट को क्यू से प्रेजेंट करते हैं, हीट जीरो रहती है या कांस्टेंट रहती है। पांचवा सिस्टम हो गया आपका साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो है जिसमें हमारा इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है वो सेम है, मतलब प्रोसेस यहां से शुरू हुई फिर घूम फिर के वहीं आ गई, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। तो आइसोथर्मल को dt इक्वल टू जीरो, dp इक्वल टू जीरो, आइसोबारिक आइसोकोरिक के लिए dv इक्वल टू जीरो, हीट कांस्टेंट है dq इक्वल टू जीरो, साइक्लिक प्रोसेस। इसमें और भी प्रोसेस चलती हैं दो तीन, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल क्या है? जनरली तो यह है जो दोनों साइड चलती हैं उन्हें रिवर्सिबल कहते हैं। एक हो गया आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस जो एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। एक हो गया आपके लिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज हो जाती है, वो एक्सोथर्मिक। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। हीट को प्रेजेंट करने के लिए एंथैल्पी से दिखाते हैं, नेगेटिव साइन आ रहा है मतलब पहले ज्यादा वैल्यू रही होगी बाद में कम हो गया होगी, एंथैल्पी की वैल्यू कम से ज्यादा को घटाएंगे इसलिए माइनस में आया होगा। तो हीट रिलीज हो जाती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट एब्जॉर्ब होती है किसी सिस्टम में तो एंडोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है। एक्सो, एंडो, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और ये 5 टाइप और हो गए। तो ये आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के पार्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि माना आपके पास कोई तीन सिस्टम है, ए सिस्टम, बी सिस्टम और सी सिस्टम। तो कोई ए सिस्टम बी और सी दो सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम पर है। रिवर्सिबल का साइन होता है ये, पर इक्विलिब्रियम का मतलब सेम रेट से चेंजेस वगैरह का मामला होगा। तो कोई एक सिस्टम किसी दो सिस्टम्स के साथ इक्विलिब्रियम पर है तो ये देखा जाता है कि थोड़ी देर बाद बी और सिस्टम भी आपस में इक्विलिब्रियम हो जाएंगी। मतलब ऐसे समझ लो कि एक कोई दोस्त है, उसके दो दोस्त हैं, एक आदमी के दो दोस्त हैं और वो एक उनका कॉमन दोस्त है और तीनों लगभग साथ में रहते हैं, तो थोड़ी देर बाद बी और सी में भी दोस्ती हो जाएगी। तो अगर कोई सिस्टम ए बी और सी के साथ इक्विलिब्रियम पर होता है तो आफ्टर सम टाइम बी एंड सी विल आल्सो बी इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे बहुत ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, बहुत ज्यादा स्पेशल लगता भी नहीं है मुझे, बट फिर भी आपके स्टेटमेंट के बेसिस पर ध्यान रहना चाहिए। अब बारी आती है आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सॉरी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं, ये फर्स्ट लॉ नहीं बोला जाता, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है और ये वाला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट ये है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो हमें एनर्जी मिलती है वो फूड से मिलती है, और फूड को एनर्जी हमें फूड प्लांट्स के थ्रू मिल रहा है जनरली, और प्लांट्स के थ्रू प्लांट्स को एनर्जी कैसे मिलती है? पेड़ पौधे जो हैं प्लांट्स, वो सूरज भैया की प्रेजेंस में अपना खाना पीना बनाते हैं। करते क्या है वो पेड़ पौधे? CO2 लेते हैं और H2O लेते हैं और C6H12O6 ग्लूकॉन डी बनाते हैं, और ऑक्सीजन अम्मा भी दे रहे हैं, जिंदगी भी दे रहे हैं हमें साथ में। तो ये जो ग्लूकोज उन्होंने फोटोसिंथेसिस सनलाइट को लेकर के बनाया है प्लांट्स ने, तो वो जो ग्लूकॉन डी बनाया है वो तो अपने लिए बनाते हैं, फिर हम उन्हें खा लेते हैं, तो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट आता है, हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी ट्रांसफॉर्म पैदा हो जाती है। फिर उस एनर्जी को हम कहाँ लगाएं वो हम ही जाने, आप जानो कि कहाँ लगाते हो। तो एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, एनर्जी को पैदा नहीं कर सकते, खत्म भी नहीं कर सकते हैं। सूरज भैया को बनाने की कैपेसिटी हमारी है नहीं, खत्म करने जाएंगे पता लग रहा है आधे रास्ते में फूक जाएंगे। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। एक तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी आने के थ्रू, हमारे यहाँ टीचिंग करने के थ्रू, मतलब एनर्जी आई तो पढ़ा पा रहे हैं, तो एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है। ऐसे और भी एग्जांपल्स आपने जनरली देखे होंगे, जैसे टरबाइंस चलती हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, पानी के फ्लो के थ्रू टरबाइंस का मोशन और फिर देन इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाना। कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होने में लगा है, ना पैदा कर पा रहे ना खत्म कर पा रहे, यही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक थियोरटिकली तो ये बात हो गई, अब मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा आधे से ज्यादा 11th में तो स्पेशली सब कुछ इसी से ही आता है, बाकी BSc में थोड़ा लेवल और बढ़ जाएगा, बट जनरली हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई सिस्टम है क्यू, सॉरी सिस्टम है, उस सिस्टम को मैंने माना कि क्यू हीट दी बाहर से। तो होता क्या है, हीट देने से इसकी इंटरनल एनर्जी जो आंतरिक ऊर्जा होती है, इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, हमारे अंदर भी कुछ एनर्जी है आंतरिक ऊर्जा, जिसकी वजह से हम कुछ यहाँ पे खड़े होकर के कुछ कह पा रहे हैं, नहीं तो ICU में दिखाई देते हैं। बट जनरली इस पार्टिकल के अंदर, एक छोटे से पार्टिकल के अंदर भी एनर्जी रहती है, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के अंदर भी एनर्जी रहती है, तभी वो ऑर्बिट पे ऐसे ऑर्बिट या स्पिन मोशन कर पा रहा है, अदरवाइज तो वो भी ICU में पड़ा रहता। बट बेसिकली किसी इसके अंदर तो सिस्टम के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल एटम इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी है, तो वो सारी एनर्जी के सम को इंटरनल एनर्जी कहते हैं, उसके अंदर की ऊर्जा को। तो मैंने बाहर से उसे पुश किया, हीट दिया, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है और बाकी एनर्जी वर्क डन में खर्च हो जाती है। तो जनरली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट किसी सिस्टम को दी गई हीट क्यू, उसकी इंटरनल एनर्जी डेल ई या यू से भी डिनोट कर सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और वर्क डन के सम के इक्वल होती है। तो बच्चे कुछ हमारे क्लास के कुछ बच्चों को हम इस तरीके से समझाते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे के टेस्ट में मार्क्स कम आए, तो बाहर से उनको अगर एनर्जी दी जाए लठ के द्वारा, तो बच्चों के हृदय परिवर्तन हो जाते हैं, HP हो जाता है उनका, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, फिर बाकी चीज वर्क डन उनका कॉपी में दिखाई देता है नेक्स्ट पेपर में। तो किसी सिस्टम को हीट देंगे तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और वर्क डन के सम के बराबर होता है। पर क्योंकि हम केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए फॉर्मूला ये चलने वाला है, ये नहीं चलेगा, हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला चलेगा, क्योंकि यहाँ दिक्कत ये है साइन कन्वेंशन की है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन उल्टे माने जाते हैं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ इसलिए ये बात कर रहा हूँ, नहीं तो फिजिक्स में ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, वर्क डन को लेकर के है कि वर्क डन निगेटिव में होगा तो ये उधर जा करके यही फॉर्मूला बन जाता है। तो मैं उस बात को समझाऊंगा वर्क डन अलग से पढ़ा करके। फिलहाल आप ये याद रखो कि ये वाला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है। मैं इसको यहीं वर्क डन को यहीं क्लियर कर देता हूँ इसी वाले टॉपिक पे ही। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक मैथमेटिकली हो गया, बाकी ये सब कुछ इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो मैं वर्क डन यहीं पे बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो साइन कन्वेंशन में दिक्कत हो रही है, केमिस्ट्री में ये है, फिजिक्स में ये वाला फॉर्मूला चलता है। वजह अभी बता देते हैं। वजह ये है कि पहले तो वर्क डन को समझते हैं, वर्क डन टॉपिक को। तो मेरे पास माना कोई सिस्टम था, उसमें कुछ भरा है, सपोज लिक्विड भरा है, इसका वॉल्यूम V1 है, मैंने बाहर से इसे हीट दिया Q, तो क्या होगा, ये गर्म होगा, वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, बढ़ते बढ़ते इसका वॉल्यूम यहाँ तक पहुंच गया, इसका वॉल्यूम अब V2 हो गया, पहले V1 था अब वॉल्यूम V2 हो गया।
बढ़ गया वॉल्यूम, तो बाहर से मैंने क्या किया, इसको सिस्टम को एनर्जी दी, तो सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करके लिक्विड से वेपर टाइप बन रहा था, वॉल्यूम एक्सटेंड हो गया। तो बेसिकली हम बात करें वर्क डन की, तो हम जानते हैं कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सबको पता होगा, बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेस हो गया, तो इसका मतलब कोई चीज इधर से उधर खिसक गई तो कार्य हुआ है, वर्क डन हुआ है। तो फोर्स तो हमने ऐसे लिख लिया। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ पे पहले इतना वॉल्यूम था, बाद में इतना हो गया, बट डिस्टेंस या हाइट कितना चेंज हुआ, सपोज डीएल का मान लेते हैं, एल डिस्टेंस की हाइट चेंज हो गई कार्य होने से, वर्क होने से। तो जो फोर्स है ये आपका, तो मैं आपको फोर्स को अलग से बता दूं कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे प्रेशर उतना ज्यादा आएगा, एरिया जितना बढ़ाओगे प्रेशर उतना कम लगेगा। ये इक्वेशन मुझे काफी सही लगती है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कि छोटे बच्चे के दिमागों में एक तो बहुत छोटे से होते हैं, ऊपर से वो अपने दिमाग में फालतू का कूड़ा कबाड़ का फोर्स अपने दिमाग में भरते रहते हैं। फोर्स बढ़ने से प्रेशर दिमाग में बढ़ता रहता है, फिर डिप्रेशन नाम का प्राणी उनकी जिंदगी में आ जाता है। तो बेसिकली मेरा कहना है उनसे ये रहता है, या तो फोर्स को कम कर दो, जो फालतू की बातें आ रही हैं दिमाग में, तो प्रेशर कम रहेगा, या अपने माइंड के एरिया को इतना बढ़ा दो कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कह रहा हो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या लिखते हैं, फोर्स की जगह प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल एल। तो पी प्रेशर हो गया, ये एरिया है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये हाइट हो गई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कितना होता है, वॉल्यूम होता है, तो जिसकी वजह से ये आ जाएगा पी डेल्टा वी। तो वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे लिए ये होता है। लेकिन केमिस्ट्री में बाय द सिस्टम अगर होता है तो यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए नेगेटिव साइन लेना है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम के लिए पॉजिटिव साइन लेना है। अब ये बाय द ऑन द का चक्कर क्या है, जैसे मैंने यहाँ से हीट दी इसको, तो सिस्टम के द्वारा काम हुआ है, सिस्टम पहले इतना था अब इतना वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो सिस्टम ने काम किया, तो बाय द सिस्टम हुआ। बाय द सिस्टम के लिए हम वर्क डन का जो भी वैल्यू आएगी वो हम नेगेटिव में लेते हैं। और ऑन द सिस्टम अगर मैं इसको ऊपर से पिचका दूं, तो पहले वॉल्यूम ज्यादा था, बाद में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ऑन ऑन द सिस्टम काम हो रहा है, तब हम वर्क डन पॉजिटिव में लेते हैं। फिजिक्स क्या मानती है, फिजिक्स ये मानती है कि फिजिक्स अपने फायदे के लिए सबसे पहले देखती है, वो भी बढ़िया ही है। आप हमें हमें इंजन अगर हमने कोई बनाया है, तो इंजन को हमें काम नहीं कराना, हम इंजन को लेकर के घूमना नहीं है, हमें हमें इंजन से काम लेना है। तो अगर हम इंजन से काम लेने का मतलब, अगर जैसे ये सिस्टम बनाया है माना हमने, तो हमारे लिए बेटर वो है कि जो हमें काम दे। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया तो उससे बड़ी इतनी ट्रेन चला दी, तो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो क्या होता है जब ये बाहर देता है, मतलब वर्क बाहर को करता है, बाहर मतलब हमें देता है, सिस्टम से हमारे पास आ रहा है, तो बाय द सिस्टम हुआ। पर हमें जो उससे काम मिला है, हमारे इंजन से जो हमें काम मिला है, तो हमारे लिए वो पॉजिटिव बात है, इसलिए वो वर्क डन को पॉजिटिव लेता है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम में वो पॉजिटिव लेता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम में वो नेगेटिव लेता है। और इस साइन कन्वेंशन की वजह से, ये फॉर्मूला तो एक ही है, बस साइन कन्वेंशन थोड़ी सी सोच का अंतर है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, इसलिए साइन कन्वेंशन में थोड़ा बहुत चेंजेस आता रहता है। ये वर्क डन की कहानी है, ये वर्क डन की कहानी है। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला W बराबर P डेल्टा V चलता है। एक प्रोसेस आती है रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे निकालते हैं। वैसे तो आपको पता है रिवर्सिबल वो होती है जो दोनों साइड चलती है, पर एक मतलब मैं आपको बता दूं कि वर्क डन, ये जो हम कर रहे थे, जो भी कुछ डिराइव किया है, याद रखना कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में थोड़ा सा अंतर बताऊंगा लास्ट में, इसे बात करते हैं। तो वैसे तो फॉर्मूला P डेल्टा V है, डेल्टा V मतलब इतना जो एकदम से चेंज हो गया वॉल्यूम में, वो लिखा हुआ है। पर जब हम रिवर्सिबल की बात करते हैं, तो रिवर्सिबल को वो ऐसे डिफाइन करता है कि वॉल्यूम पहले थोड़ा सा बढ़ा, फिर इनके बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुई, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर इक्विलिब्रियम, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा बढ़ा। तो धीरे धीरे चेंज के लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं कि धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम V2 हो गया, तो बल्कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन पी डीवी लिख लेते हैं। तो रिवर्सिबल के लिए इंटीग्रेशन से ऐड करते हैं। यहाँ डेल्टा वी का मतलब होता है एकदम से चेंज, इरिवर्सिबल में एकदम से चेंज हो गया होगा, डेल्टा मतलब बड़ा सा चेंज, डी का मतलब धीरे धीरे चेंज। तो धीरे धीरे चेंज के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जैसे मैंने बताया, ऐसे 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 चेंज होता है, इसलिए इंटीग्रेशन से आता है।
और हम जानते होंगे कि पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है गैस इक्वेशन, तो पी बराबर क्या होता होगा, एन अपॉन वी आर टी होता होगा, और एन अपॉन वी आर टी होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एन अपॉन वी आर टी और डीवी। तो एन आर टी कॉन्स्टेंट है, एन आर टी को इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं, एन आर टी, और ये बन जाएगा आपका डीवी अपॉन वी, और वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा था, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ परिवर्तित हो रहा था, पहले V1 था बाद में V2 चेंज हो गया, तो V1 से V2 चेंज आया। आगे बढ़ाएंगे इसे तो एन आर टी डीवी अपॉन वी का इंटीग्रेशन करने पर लॉग वी आता है, ये याद रखेंगे, लॉग वी, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन लॉग वी होता है। फिलहाल तो आप डायरेक्ट याद रखो, V1 से V2 लिमिट चल रही है। अब लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, एन आर टी अपर लिमिट लगाते हैं, v की जगह पहले अपर लिमिट V2 माइनस लोअर लिमिट V1, तो ये आएगा आपका एन आर टी लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये बनता है लॉग एम अपॉन एन, लॉग V2 अपॉन V1। तो ये जो नेचुरल लॉग है हमें कैलकुलेशन करने के लिए 10 बेस पे कन्वर्ट करना होता है, तो हमें इसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, 2.303 एन आर टी लॉग, अब ये नेचुरल लॉग जो ln था वो नॉर्मल लॉग में बन गया लॉग V2 अपॉन V1। तो यहाँ तक जो आपका फॉर्मूला है ये वर्क डन का फॉर्मूला है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो अब तक आपने जितनी भी पढ़ाई करी है यहाँ पे आपने 3 फॉर्मूले देखे, केमिस्ट्री में है तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस पी डेल्टा वी, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस 2.303 एनआरटी लॉग V2 अपॉन V1। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखने होते हैं, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करते रहो, फिर आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले में कंफ्यूज मत हो जाना, ये डेली लिखा है, इसको आप डेल्टा ई की जगह यू भी लिख सकते हो, मैंने बोला है यू या ई इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, ये इंटरनल एनर्जी है। अब स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है उसे समझते हैं। तो जनरली हीट जो होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, कईयों को लगता है टेम्परेचर ही हीट है, पर ऐसा नहीं है, पर वो प्रोपोर्शनल में रहती है। अगर आप किसी चीज को टेम्परेचर दोगे तो हीट उसमें बढ़ेगी। जैसे इस बात को अगर आप प्रैक्टिकल रूप में समझना चाह रहे हो तो आप अपने गैस चूल्हे के ऊपर अपना हाथ रख देना, फिर लाइटर से गैस जलाना और हाथ हटाना मत, और धीरे धीरे जो उसका वो रेगुलेटर रहता है उसको बढ़ाते रहना, तो एक आग बढ़ती रहेगी, तो हाथों पे एक एहसास होगा, तो जो होता रहेगा और धीरे धीरे बढ़ता रहेगा टेम्परेचर बढ़ने पर, वही हम यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर हीट बढ़ जाती है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, वैसे तो जनरली के लगाते हैं पर आज यहाँ सी लगाते हैं। इसी सी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को ही हीट कैपेसिटी कहते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी सी बराबर होता है क्यू अपॉन डेल्टा टी, सी बराबर क्यू अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। अब डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं, अगर ये टी या टेम्परेचर चेंज 1 है, तो अगर ये 1 हो गया तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी। तो हीट को ही हीट कैपेसिटी कहते हैं, पर तब जब टेम्परेचर 1 होगा। जैसे हम एक बार बताऊं आपको, मोलैरिटी पढ़ते हो रहे होंगे हम, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल्स को मोलैरिटी कहते हैं, मतलब मोल्स को ही मोलैरिटी कहते हैं। जितने ज्यादा मोल्स मोलैरिटी उतनी ज्यादा, जितने कम मोल्स मोलैरिटी उतनी कम। पर तब जब ये 1 लीटर हो, पर जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो ये 1 ही तो नहीं रहता हमेशा, 250 ml 50 ml 500 ml कुछ भी हो सकता है, ये तो उसे लीटर में बदल के करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो स्टैंडर्डली 1 बोला जाता है। 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर 1 डिग्री केल्विन किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर हीट में जो चेंज आता है, हीट में जो परिवर्तन आएगा, उसी हीट चेंज को या उसी हीट को हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी इज द हीट पर डिग्री केल्विन टेम्परेचर रेज बाय एनी सब्सटेंस। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, आपको पता है हीट की यूनिट जूल होती है और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, तो जूल पर केल्विन इसकी यूनिट हो जाती है। तो यहाँ पर एक चलता है हीट कैपेसिटी, इसी का थोड़ा भैया चलता है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या चलेगा, मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी में क्या होता है आपका, C बराबर Q अपॉन एन डेल्टा टी।
कुछ नहीं कहना आपको, बस यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगा और मोलर में अंतर कितना आएगा। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर जो हीट चेंज होगा उसी हीट को मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे, जूल पर केल्विन पर मोल। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर हीट में जो चेंज आएगा, बस अब यहाँ मोल भी ले रहे हैं तो मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। तीसरा टर्म आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है, सी स्पेसिफिक बराबर क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। यहाँ पे मास के रिस्पेक्ट में बात करनी होती है। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर रेज करने पर हीट में जो परिवर्तन आता है उसी हीट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। यूनिट आ जाएगी जूल पर केल्विन पर ग्राम। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें तीनों फॉर्मूले का, फिर आगे बात। इसके बाद और एक और टॉपिक पे बात कर लेते हैं यहीं पे। एक है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन कहीं कहीं पे बीच में क्वेश्चन लगाते वक्त इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। ये एक नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक बाल्टी में पानी लाने के लिए बोला और मैंने कहा 1 लीटर पानी लेके आ जाओ, तो आप 1 लीटर पानी लेके आ गए। फिर मैंने आपसे बोला कि 1 लीटर और पानी भर के ले आओ, तो आप 2 लीटर पानी भर के ले आए। फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ऐसे आपने बढ़ा। और आप समझो कि अगर अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि पानी बढ़ाते रहो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे पानी मैं बोल रहा हूं कि अमाउंट बढ़ा दो, तो अमाउंट के साथ साथ वॉल्यूम जो प्रॉपर्टी है वो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे मैं पानी की अमाउंट बढ़वा रहा हूं तो वॉल्यूम क्या करने में लगा है, इंक्रीज करने में लगा है। तो वॉल्यूम एक कैसी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, जैसे किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सपोज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आप 1 लीटर पानी उबालो चाहे 1000 लीटर उबालो, तो वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉईल होगा, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो टेम्परेचर, जनरली टेम्परेचर, प्रेशर और आपका इसमें वॉल्यूम आ गया, एंथैल्पी आ गया, आपका एनर्जी से रिलेटेड जितने टर्म होते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी आ गया आपका, यहाँ पे ईएमएफ आ गया आपका। तो जो भी प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव कहलाती हैं, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती वो जनरली इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव हो गया। इसी से रिलेटेड दो छोटे छोटे टॉपिक और बता दें आपको। एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है आपका पाथ फंक्शन। ऐसे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस या पैरामीटर्स जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, यहां से वहां तक पहुंचना है बस कैसे भी करके। तो स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं, रास्ता मैटर नहीं कर रहा, पाथ मैटर नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। लेकिन जब आपके लिए रास्ते भी मैटर करते हैं तो वो पाथ फंक्शंस कहलाते हैं। तो पाथ फंक्शंस और स्टेट फंक्शन में आपको अमीर आदमी बनना है, आप बैंक लूट के भी बन सकते हो, पर आपके लिए रास्ते मैटर नहीं कर रहे। लेकिन आप चाहते हो कि आप जेल भी ना जाओ और इज्जत के साथ कुछ पैसे कमाओ या सक्सेस हो, तो फिर आपके लिए पाथ भी मैटर करता है। तो जब आपके लिए रास्ते भी मैटर करते हैं, ऐसे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स या फंक्शंस को पाथ फंक्शंस कहते हैं। तो इसमें 3 एग्जांपल चलते हैं, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी सी। तो वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शंस होते हैं, याद रखना है। और इसके अलावा जितने भी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितने प्रोसेस और पैरामीटर्स वगैरह चलते हैं, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह वगैरह, वो सब स्टेट फंक्शन में आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जैसे इंटरनल एनर्जी वगैरह जो टर्म आएगा, स्पेशली जिसे यूवी कहते हैं और बाकी जितने भी हैं, वो सब स्टेट फंक्शन में आते हैं। इससे काफी बार पूछा जाता है कि ये पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है। तो 3 कम से कम आपको याद रखने हैं, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन होते हैं, उसके अलावा सभी स्टेट फंक्शंस माने जाते हैं।
तो ये एक नया टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है 11th के लिए स्पेशली। बाकियों को तो कॉम्पिटिटिव के लिए तो फॉर्मूला याद रखना है, बाकी डेरिवेशन जो जहाँ आता है 11th में तो काफी बार पूछा जाता है, उसी को समझते हैं। इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं मेयर्स रिलेशनशिप को। तो माना हमारे पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम को मैं बाहर से क्यू हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये सब हरकत मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि Cp और Cv का क्या मतलब है। इसका मतलब हीट कैपेसिटी है, इसका मतलब हीट कैपेसिटी है। पर Cp का मतलब होता है, जब बेस में P लिखा है तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R गैस कांस्टेंट होता है, वो उस पर भी अभी बात कर लेंगे। तो जब हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं और मैंने माना है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आप सबको पता होगा वॉल्यूम कांस्टेंट पे dV इक्वल टू 0 होता है। और dV 0 होगा मतलब वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम सेम है, और मैं बाहर से हीट एनर्जी दे रहा हूँ, तो अंदर इस पे प्रेशर वगैरह कुछ बढ़ रहा होगा। तो बेसिकली Q बराबर, मैंने आपको याद दिलाऊं आपको, तो C बराबर Q अपॉन डेल टी फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यही था। तो यहाँ से Q बराबर क्या C डेल्टा टी होता होगा, ये फॉर्मूला होता होगा। और क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो CV लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 पढ़ लेते हैं। फिर हमने इसी पे, क्योंकि मेरे को Cp मतलब प्रेशर कांस्टेंट रखना होगा और वॉल्यूम कांस्टेंट रखना होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने पर Q का फॉर्मूला ये आएगा हमारे पास। तो अगर हम इसी को आगे बढ़ा करके बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा बताओ। फर्स्ट पहले तो यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक Q बराबर डेल ई प्लस डब्ल्यू, डेल यू प्लस डब्ल्यू। वैसे तो आप यही फॉर्मूला ध्यान रखना इस डेरिवेशन के लिए, अदरवाइज हमने तो डेल यू बराबर Q प्लस डब्ल्यू पढ़ाया है केमिस्ट्री के लिए, और आप इस डेरिवेशन के लिए ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर से अगर हम बात करें तो W, क्योंकि हम जानते हैं W बराबर P डेल्टा V होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो W तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि dV 0 है, इसका मतलब W भी कितना हो जाएगा, 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो Q बराबर या डेल्टा U बराबर, सॉरी, या Q की जगह तो आप ये लिख दो CV dt बराबर, यहाँ डेल U लिख सकते हो, तो डेल U का वैल्यू CV dt आता है इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन मतलब इसको सेकंड करके पढ़ लेते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर से यही काम कर रहे हैं जो अभी करवा रहे थे आपसे, बट अब हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तभी तो Cp आ पाएगा, तभी Cp बन पाएगा। तो यहाँ से कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हैं, तो Q बराबर के यहाँ पे से कितना आएगा, Cp dt। Q का फॉर्मूला ये है C dt, तो Cp dt आ जाएगा। Cp तभी आ पाएगा इन इक्वेशंस की मदद से, ये आ जाएगा। इसको थर्ड पढ़ लेते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये था। अब ये होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, जैसे कि यहाँ पे अप्लाई किया था फर्स्ट लॉ से, तो फर्स्ट लॉ से क्या होगा, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। सॉरी, अभी हमने इस डेरिवेशन के लिए क्या फॉर्मूला बोला है, Q बराबर डेल यू प्लस डब्ल्यू, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे Q की वैल्यू अभी आपने लगाई, निकाली थी, Q की वैल्यू आई थी CV dt, और डेल यू की वैल्यू अभी आपने इक्वेशन नंबर सेकंड से, ये फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से डेल यू की वैल्यू आई है CV dt। और W की अगर हम बात करें तो W बराबर क्या होता है, P dV, P डेल्टा V होता है। और हम जानते हैं क्योंकि PV बराबर RT होता है आइडियल गैस इक्वेशन से, तो P dV की जगह हम R dt टर्म यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, CV dt इज इक्वल टू, सॉरी, Q की वैल्यू ये आई है थर्ड इक्वेशन से, Cp dt कांस्टेंट प्रेशर पर, और डेल्टा U की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से आई थी CV dt। तो यहाँ पे Cp dt चलेगा, यहाँ पे CV dt चलेगा, और ये PV की जगह हम क्या चला सकते हैं, R dt। मैं इन दोनों Cp CV वाले टर्म को एक तरफ रख रहा हूँ, तो Cp dt या डेल्टा t माइनस CV डेल्टा t इज इक्वल टू R डेल्टा t चलने वाला है, या R dt। डेल्टा t कॉमन कर लो तो Cp माइनस CV डेल्टा t बराबर R डेल्टा टी आएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनने वाला है Cp माइनस CV इक्वल टू R। इसी को मेयर्स रिलेशनशिप कहते हैं, यही डिराइव करना था।
तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है और डेरिवेशंस आपको समझ में आया होगा, तो कहाँ से क्या क्या यूज किया है वो आप देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हीट कैपेसिटी के बेसिस पे, मतलब हीट कैपेसिटी वाले टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स की हीट कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो इसने बोला है 1 मोल ऑफ हीलियम इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 125 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने टेम्परेचर बढ़ाया 25 से 125 कर दिया हीलियम गैस के 1 मोल के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर, और आपको Q, डेली और W निकालना है। तो एक्चुअली में आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हो Q बराबर डेली प्लस W होता है, ये बात आप अच्छे से समझते होंगे, या वैसे हमने कहा केमिस्ट्री वाले हैं तो हमें कौन से फॉर्मूले लगाने हैं, डेली बराबर Q प्लस W। मेयर्स रिलेशनशिप के लिए यही फॉर्मूला याद रखना आप, फिलहाल ये वाला फॉर्मूला चलने वाला है। तो आपको इसमें कम से कम कुछ तो दिया हो, कुछ देने के लिए आपको डेल यू क्यू या डब्ल्यू दिया होगा तभी आपसे कुछ क्वेश्चंस लग पाएगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इसने इसके लिए क्या क्या दिया है, टेम्परेचर चेंज दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है, और तो 1 मोल दिया हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है नहीं। तो मैं आपको बता दूं एक फॉर्मूला जो हमेशा काम करेगा आपके लिए, Q बराबर एन सी पी डी टी होता है कांस्टेंट प्रेशर के लिए, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है, समझना इस बात को ध्यान से। Q बराबर एन सी पी डी टी है, तो यहाँ से Q की वैल्यू 1 मोल आ जाएगा, पर सीपी सीवी भी नहीं दे रखे हैं आपको। तो सीपी सीवी को निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे अलग से साइड में और बता दूं कि सीवी बराबर होता है एफ अपॉन 2 आर। सीपी बराबर नहीं, सीवी बराबर एफ अपॉन 2 आर होता है, और एफ की वैल्यू 3 होती है फॉर मोनो एटॉमिक गैस। वैसे उसने दिया था क्वेश्चन में, मैंने ही नहीं दिया आपको, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए। एफ की वैल्यू 5 होती है फॉर डाई एटॉमिक गैस, और एफ की वैल्यू 6 होती है फॉर पॉली एटॉमिक गैस। कॉम्पिटेटिव में इन्हीं बातों पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो F इक्वल टू 3, 5 और 6 मोनोएटमिक, डायटमिक और पॉलीएटमिक। मोनोएटमिक जैसे हीलियम जो गैस है वो एक मोनोएटमिक है, सिंगल रहती है, इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, अकेले अकेले रहते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन सब मोनोएटमिक गैस है। O2, N2, F2, H2 ये सब किस टाइप की गैसेस है, डाईएटमिक है। पॉलीएटमिक मतलब जिसमें 3 या 3 से ज्यादा आते होंगे, SO2 हो गया, SO3 हो गया, इस तरीके PCl3, या मतलब इस टाइप की जो गैसेस जिसमें पॉलीएटम हो, 3 से ज्यादा हो, 3 या 3 से ज्यादा हो, वो पॉलीएटमिक माना जाएगा। इस बेसिस पर आपको समझ में आ रहा होगा कि CV बराबर इस क्वेश्चन के लिए CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी। मोनोएटमिक गैस है हीलियम, तो मोनोएटमिक के लिए 3 आएगा, तो 3/2 R आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा। अब बारी आती है किसकी निकालने के लिए, CP निकालने की। CP कैसे निकालेंगे, उससे पहले हम आपको एक बातें और बता दें कि R जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, CP माइनस CV इक्वल टू R। अभी आपने डेरिवेशन डिराइव किया, CP माइनस CV इक्वल टू R। तो ये R जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। वैसे वो देता है क्वेश्चन में, क्या पता ना दे तो आपको याद होना चाहिए। 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, लीटर वाली यूनिट में ये होती है, और R की वैल्यू 1.99 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है, कैलोरी में ये यूनिट चलती है। तो हमें हमारे काम के लिए यही वाली यूनिट यूज करेंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल में, वैसे जनरली ये यूज करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1.99 का मतलब ऑलमोस्ट 2 है, तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 लगाने से क्या होगा, 3/2। R की वैल्यू 1.99 का मतलब 2, और यूनिट चल रही थी कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 2 से 2 कट जाएगा, तो CP की वैल्यू आ गई 3 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको कुछ इक्वेशन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। अब निकालेंगे CP, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, और CP माइनस CV इक्वल टू R होगा, तो CV की वैल्यू तो आपको पता है, CP माइनस 3 बराबर R की वैल्यू अभी आपने बताया 2, तो CP बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि उधर जाके प्लस का होगा। R की वैल्यू अभी बताई 2 होती है, तो ये हो गई आपके लिए 5 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इक्वेशन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। तो CP और CV की वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो क्या CP और CV आने से क्या फायदा हुआ हमको। अब हम आपको बताएं कि Q बराबर होता है N CP/dt। CVdt भी हो सकता था अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का क्वेश्चन होता, तो CP/dt हो गया। तो Q की वैल्यू कितनी आई, N 1 मोल के लिए बोला था, और यूनिट लिखना चाह रहे हो आप लिख सकते हो 1 मोल,
आपको मैं बताऊं, सीपी देखो यूनिट पे भी ध्यान देना, सीपी की वैल्यू कितनी आई है 5 यूनिट, लिखते रहो कैलोरी पर मोल पर केल्विन इनटू टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर को समझो, टेम्परेचर चेंज 25 से 125 मतलब इनका डिफरेंस कितना आया होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे कितना आएगा 100, लेकिन ये केल्विन में चल रहा है तो मुझे ऐसे केल्विन में बदलना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए 273 यहाँ ऐड करो, 273 यहाँ ऐड करो, केल्विन में आ जाएगा। पर जब आप माइनस करोगे 273 से 273 कट गया होगा तो भी यूनिट 100 ही वैल्यू 100 ही आएगी और यूनिट केल्विन लिख सकते हो। तो जब चेंज की बात आती है तो यूनिट कन्वर्जन पे फर्क नहीं पड़ रहा, डिग्री सेंटीग्रेड लिखने की जरूरत नहीं है। केल्विन क्यों लिखा समझ में आया होगा, क्योंकि 273 यहाँ ऐड करोगे केल्विन में बदलने के लिए, 273 यहाँ ऐड करोगे तो जब डेल्टा टी देखोगे, चेंज देखोगे तो 273 से 273 ने कट जाना, यूनिट केल्विन में आएगी। इससे ये कैंसिल, मोल से मोल इनवर्स कैंसिल, तो क्यू की वैल्यू आ गई आपकी 5 इंटू 100, 500 कैलोरी आ गई होगी। तो अब निकालना पड़ेगा आपको, क्यू आ गया। अब आपको क्या चाहिए डेल्टा यू और डब्ल्यू भी चाहिए। तो पहला क्यू तो आ गया, अब निकाल लेते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन निकाल लेते हैं आपका क्या डेल्टा यू। तो डेल्टा यू बराबर क्या होना चाहिए एन सी पी डी टी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है। पर आप याद रखना कि डेल्टा यू का फॉर्मूला हमेशा और हमेशा एन सी बी डी टी होता है। कांस्टेंट प्रेशर है तो पी होना चाहिए था सीपी, बट मैंने आपको बताया था कि वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी ये जो तीन हैं वो पाथ फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? तो पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं। पाथ पे डिपेंड मतलब कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट वॉल्यूम है, उस पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन जो डेल्टा यू होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है, तो वो इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना है एनसीबीडीटी होता है। तो क्या, अब डेल्टा यू बराबर एनसीबीडीटी क्यों लिख रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर भी? एन की वैल्यू 1 मोल, सीबी आपने निकाला था, कितना आया था सीबी, सॉरी यहाँ पे निकाला था आपने 3 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर चेंज अभी देखा था 100 केल्विन, इससे कैंसिल, केल्विन इनवर्स से केल्विन, मोल से मोल इनवर्स कैंसिल, तो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी 300 कैलोरी। अब आपको तीसरा जो क्वेश्चन करोगे आप, वर्कडन चाहिए होगा, उसने तीसरा बोला था वर्कडन बताओ, तो वर्कडन निकालो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन। इसको पढ़ लेते हैं सेकंड, इसको पढ़ लेते हैं थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से बताओ आप खुद ही कि डेल्टा यू की जगह कितना आ जाएगा आपका 300 बराबर क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेकंड इक्वेशन से 500 प्लस डब्ल्यू, तो दिस इंप्लाइज डब्ल्यू बराबर आएगा -200 -200 कैलोरी। यस और नो? -200 कैलोरी। अब बाकी अगर क्वेश्चन में ये मेंशन हो बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है तो उस हिसाब से साइन कन्वेंशन लगा देंगे केमिस्ट्री में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, एक कंफ्यूजन शायद कुछ यहाँ ना लगे आपको कि ये फॉर्मूला कुछ नया पढ़ना है या कुछ, क्योंकि हम जानते हैं C बराबर Q अपॉन डेल्टा टी होता है, N मोल्स के लिए मोलर हीट कैपेसिटी ये होती है N डेल्टा टी, तो Q बराबर NCDT आएगा। कांस्टेंट प्रेशर पे था CP आया था, और क्योंकि इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं होता है तो इसका फॉर्मूला CVDT ही चलता है। एक और न्यूमेरिकल बता के वीडियो को खत्म करते हैं, बाकी सब पार्ट 2 में बात। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। 1 मोल ऑफ O2, अब O2 आ गया हीलियम की जगह, इसे हीट कर रहे हैं 25 से 125 डिग्री, कुछ भी हो सकता है टेम्परेचर, आसान बनाने के लिए इसे वैल्यू ऐसी ली गई है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि ये हीट कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले सीपी सीवी निकालना पड़ेगा, क्योंकि Q बराबर एन सी वी डी टी हो जाएगा आज, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसलिए ऐसा हो जाएगा। और बाकी ये फॉर्मूला कैसे आया हम जानते हैं, C बराबर Q अपॉन डेल्टा टी होता है और N डेल्टा टी होता है मोलर के लिए, तो C बराबर ये हो जाएगा, मतलब सॉरी Q बराबर हो जाएगा C एन सी बी डी टी या एन सी डेल्टा टी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर है इसलिए C को कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए CV बोला गया है बस, क्योंकि हीट पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट वैल्यू है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पाथ क्या था, कांस्टेंट प्रेशर वाला था, इसलिए सीपी आया था, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्यू निकालने के लिए 1 मोल क्वेश्चन में दिया है, यूनिट भी लिखते रहो सीवी। अब मैं आपको बता दूं कि सीवी का मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था F/2R, CV बराबर पढ़ाया था F की वैल्यू
क्योंकि O2 गैस है और O2 एक डाइएटमिक गैस होती है। डाइएटमिक के लिए हमने इसकी वैल्यू पढ़ाई थी 5, F की वैल्यू 5 पढ़ाई थी और R की वैल्यू पढ़ाई थी 1.99 यानी कि 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 2 नहीं 5 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अब रही बात डेल्टा टी की, डेल्टा टी 25 से 125 मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना था, और केल्विन में करेंगे तो इसे 273, इसे 273 फिर कट करेंगे तो 273 से 273 कट जाएगा, यूनिट केल्विन में ही रहेगी। केल्विन इनवर्स से केल्विन निकल लो, मोल से मोल इनवर्स निकल लो, तो आपका आंसर आएगा 500 कैलोरी, 500 कैलोरी। ये तो आया क्यू। अब निकालना पड़ेगा डेल्टा यू। डेल्टा यू का फॉर्मूला तो हमेशा ही एनसीवी डेल्टा टी होता है, इसलिए नहीं हुआ ये कि कांस्टेंट वॉल्यूम था, फॉर्मूला हमेशा ही ये रहता है, कांस्टेंट प्रेशर पर भी यही रहता है क्योंकि ये पाथ फंक्शन नहीं होता। तो एन 1 मोल सीवी की वैल्यू फिर से कितनी आएगी, फिर से वही आएगी 5 ही आ रही होगी, सीवी 2 से 2 कट के 5 ही आएगी, 5 कैलोरी पर मोल पर केल्विन इनटू ये 100 केल्विन, फिर से सेम यही आएगी 500 कैलोरी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q बराबर डेल ई प्लस डब्ल्यू होता है, डेल ई या डेल यू प्लस डब्ल्यू होता है, और इसकी वैल्यू 500 है, इसकी वैल्यू भी 500 कैलोरी है प्लस डब्ल्यू। सो दिस इंप्लाइज डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके लिए, 0 कैलोरी आ जाएगा। तो होप आपको ये सब समझ में आए होंगे। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो हो गई होगी और काफी सारे टॉपिक हमने एक वीडियो में कवर कर लिए हैं, और बाकी बहुत ज्यादा पोर्शन बचा नहीं है, 2-3 वीडियो में शायद पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोशिश करेंगे। और साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी कोशिश की गई है आपको ऐड करके समझाने की। तो बाकी फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।